हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करेंगे। इफ इट इज सजेस्टेड दैट इफ यू हैडंट वॉच येट द पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3, प्लीज गो एंड चेक। ठीक है, प्लीज गो एंड चेक दैट ऑल्सो, क्योंकि वहाँ से सीक्वेंस में आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट? ओके देन, तो क्वेश्चन नंबर 76 said that a non-pipeline system takes 50 nanosecond to process a task. ठीक है, नॉन पाइपलाइन है, वो ले रहा है 50 नैनोसेकेंड. The same task can be processed in a 6-segment pipeline with a clock cycle of 10 nanoseconds. Okay, determine approximately the speed up ratio of the pipeline for 500 tasks. ठीक है, तो स्पीड अप हम कैसे लेते हैं? Speed up is, I'll write here, speed up. Speed up is equal to execution time without pipeline, that is without pipeline, divided by execution time with pipeline. This is non-pipeline and this is with respect to the pipeline. अब इसको कैसे निकालेंगे? देखो, एग्जीक्यूशन टाइम विदाउट पाइपलाइन, ठीक है, मतलब ये नॉन पाइपलाइन के केस में हम कैसे निकालते हैं? दिस इज, एक इंस्ट्रक्शन को होने में कितना टाइम लग रहा है? दैट इज 50, है ना, एंड टोटल आर 500. ठीक है, दिस इज, और इसका फॉर्मूला है n इंटू, n is the number of task and tn is the number of time to perform one single task, divided by, इसका क्या रहेगा हमारे पास? यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, k प्लस n माइनस 1 डॉट टीपी. ओके, k क्या है, कितने नंबर ऑफ स्टेजेस हैं? तो यहाँ पे 6 है, दैट इज 6 प्लस n इज अ नंबर ऑफ टास्क. कितने नंबर ऑफ टास्क है हमारे पास? 500 माइनस 1 मल्टीप्लाई, कितना क्लॉक साइकिल है एक टास्क का? 10, राइट, पुट हियर. अब यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया? 5 5 द 25, 00 देन 0 अगेन. ओके, देन यहाँ पे 60 प्लस, that is 60, 6 into 10 is 60 plus 499, that is 4990. Okay, how much we get? That is 50 50, right? 50 50. Okay, इसको डिवाइड करोगे then you will get approximately आपको कितना मिलेगा? 4.95. Okay, so this is the answer. So option number 2 is correct in this case. Okay, question number 77. Given below are two statements. There are two statements given, right? Statement 1 क्या बोल रहा है? In Caesar cipher, each letter of plain text is replaced by another letter for encryption. Okay, तो बेसिकली सीजर साइफर क्या होता है? तो सीजर साइफर इज कि सीजर साइफर इज अ शिफ्ट साइफर, राइट? तो उसमें क्या है, सीजर कोड और सीजर शिफ्ट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट, बहुत सिंपल है, एंड मोस्ट वाइडली नोन एनक्रिप्शन टेक्निक्स. इट इज अ टाइप ऑफ सब्सटीट्यूशन साइफर in which each letter in the plain text is replaced by a letter with some fixed number of position down by the alphabet. For example, with a left shift of 3, D would be replaced by A. Okay, how? See here, that is A, right? Here it is A, B, C, D. ठीक है, तो उसने बोला कि if you are going to shift ना, if we are going to shift left shift, ठीक है, left shift, तो कितने D is replaced with A. ठीक है जी, तो ये क्या है? this 3 times. 1 टाइम शिफ्ट किया C होगा, 2 टाइम किया तो B हो जाएगा, एंड 3 टाइम किया तो D को हमने रिप्लेस कर दिया A के साथ. ठीक है, दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ द सीजर साइफर. ओके,
चलो तो ये वाला क्या है, करेक्ट है। एंड स्टेटमेंट नंबर 2, तो उसने बोला डिफी-हेलमैन एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ सीक्रेट की, राइट, दैट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि जो ये मेथड है वो क्या करता है, सिक्योरली एक्सचेंज करता है जो क्रिप्टोग्राफिक कीज रहते हैं ओवर द पब्लिक चैनल, राइट। एंड ये क्या था, फर्स्ट पब्लिक की प्रोटोकॉल था, ओके। जो इसका जो नेम है वो इसके इन्वेंटर्स के नेम के थ्रू ही रखा गया था, ठीक है। द बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ओके। कंप्यूटर नेटवर्क ऐसे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी है, राइट, ओके। नंबर 78, ये क्या बोल रहा है, कंसीडर अ सिंगल लेवल पेज टेबल सिस्टम। सिंगल लेवल है विद द पेज टेबल स्टोर्ड इन द मेमोरी, ठीक है जी। इफ द हिट रेशो टू द TLB ट्रांसलेशन लोकेसाइट बफर TLB, ठीक है, उसका हिट रेशो गिवन है और ये कितना लेता है 50 नैनोसेकेंड टू सर्च द TLB, ठीक है, 50 नैनोसेकेंड उसमें सर्च करने के लिए, एंड 150 नैनोसेकेंड टू एक्सेस द मेन मेमोरी। देखो TLB सर्च के लिए हमारे कितना ले रहा है 15, ओके, और मेन मेमोरी के लिए कितना ले रहा है 150 नैनोसेकेंड NS। दिस इज ऑल्सो NS क्योंकि हमें यूनिट्स को देखना होता है while solving this type of question. Then what will be the effective memory access time in nanoseconds, ठीक है जी। effective memory access क्या लेता है, तो सबसे पहले this is the hit ratio, ठीक है। सबसे पहले I'll writing the formula hit ratio, तो यहाँ पे क्या है TLB का टाइम प्लस मेन मेमोरी एक्सेस टाइम, और प्लस यहाँ पे क्या रहेगी हमारी मिस रेशो, ठीक है जी, मिस रेशो, और यहाँ पे क्या रहेगा ट्वाइस TLB प्लस 2 इंटू मेमोरी टाइम, मतलब ट्वाइस ऑफ द मेमोरी टाइम, ओके। चलो इसको सॉल्व करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ TLB है, हिट रेशो ऑफ TLB, हिट रेशो कितनी है 80%, ठीक है। तो हमने रेशो बोला तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन, तो 80% को ऐसे लिखेंगे, राइट। सो दिस इज 0.8 हियर, इट विल बिकम 0.8। TLB की वैल्यू कितनी है 15, राइट। मेन मेमोरी इज 150 नैनोसेकेंड, प्लस मिस रेशो कितनी हुई 0.2 कैसे निकाली 1 माइनस हिट रेशो, TLB is 15 plus twice into memory is 300, 150 into 2 that is 300, and यहाँ पे हमारे पास कितना आया, this will be 132 plus 315 into 0.2 that is 63. What will be the answer? 195 is the answer, so option number 2 is correct. Question number 79 said that given below are two statements. हमारे पास दो स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है जी। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोल रहा है, हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट कैन बी ऑप्टिमाइज टू प्रोड्यूस फास्ट मोड ऑफ ऑपरेशन। कह रहा है कि हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि हम फास्ट मोड ऑफ ऑपरेशन कर सकें, ओके, दैट इज ट्रू। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, ओके। सो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स नीड्स 2 मेमोरी रेफरेंस टू फेच द ऑपरेंड, राइट। क्यों दो क्यों चाहिए, देखो इनडायरेक्ट तो अर्लियर मतलब मेमोरी में, लेट अस सपोज कि दिस इज द मेमोरी, फाइन, दिस इज द मेमोरी एंड हियर इट्स सम एड्रेस इज गिवन, ठीक है। तो हमने क्या गिवन है, पहले हम क्या करेंगे उस एड्रेस पे जाएंगे, ठीक है जी, जैसे कि 100, ठीक है, और 100 इज गिवन हेयर, लेट अस सपोज यहाँ पे 200 है, ठीक है। मैं उस पर्टिकुलर एड्रेस पे गई, ठीक है, जैसे 200 पे मेरे पास एक वेरिएबल था दैट इज टेकिंग की दिस इज 200, ठीक है, यहाँ से हमें वैल्यू को रीड करना है। तो 200 पे गई, 200 में मुझे क्या मिला, मेमोरी लोकेशन 100 मिली, ठीक है ना, मेमोरी लोकेशन मुझे मिली 100, ठीक है। अब मैं उस मेमोरी लोकेशन 100 पे जाके वैल्यू को रीड करूंगी, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे 5 वैल्यू बढ़ी है, ठीक है। तो एक बार एक्सेस क्या हुआ, मैं 200 पे गई, 200 पे मुझे क्या मिला 100, तो फिर मैं 100 पे गई और 100 पे मुझे क्या वैल्यू मिली
5। तो इसका मतलब क्या है, मुझे 2 मेमोरी रेफरेंस चाहिए। दिस इज ऑल्सो ट्रू। फाइन, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 80, let G be a simple graph. Okay, simple undirected graph, sorry. Okay, question number 80, let G be a simple undirected graph. ठीक है, undirected graph है। undirected क्या हुआ, like this. Okay, this is undirected graph। और directed क्या रहेगा, when I put some edges, जो direction बताएंगे कि यहाँ से आप यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से आप यहाँ, यहाँ से आप यहाँ, यहाँ से आप यहाँ, राइट, ऐसा है तो that is directed। TD be a depth first search tree on G। ठीक है, एक डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्री बनाया हमने जी के ऊपर, एंड टीबी क्या है, हमारा ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्री है जी के ऊपर। तो हमने फॉलोइंग स्टेटमेंट्स देखनी है, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोल रहा है, नो एज ऑफ जी इज अ क्रॉस विद रिस्पेक्ट टू टीडी। ओके, कोई भी एज है ना जी की वो क्रॉस नहीं होगी, इज अ क्रॉस एज आना चाहिए था यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टीडी। नाउ व्हाट इज क्रॉस एज हियर, सबसे पहले तो यही क्लियर होना चाहिए क्रॉस एज क्या होती है। सो इट सेड दैट it is an edge, okay, which connects two nodes such that they do not have any ancestor and a descendant relationship between them। उनमें आपस में ना, देखो ना तो वो पेरेंट होना चाहिए उसका, ना वो चाइल्ड होना चाहिए। लेट अस टेक दिस एग्जांपल। ठीक है, लेट अस टेक दिस एग्जांपल। ओके, लेट अस सपोज कि ये ट्री है। ओके जी, दिस इज अ ट्री। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे मुझे क्रॉस एज क्या मिलेगी, दिस वन। ठीक है, ये मेरी क्रॉस एज होगी। वाई, just because मैंने बोला था no ancestor and a descendant relationship should be there। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, ये इसका पेरेंट नहीं है ना, ये इसका चाइल्ड है। ठीक है जी, सो दिस इज कॉल्ड एज अ क्रॉस एज। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू एंड दिस इज ट्रू। ठीक है, तो क्यों ट्रू है, क्योंकि जो अनडायरेक्टेड ग्राफ है ना, दे डू नॉट हैव एनी अनडायरेक्टेड ग्राफ डू नॉट हैव एनी क्रॉस एजेस इन डीएफएस। डेप्थ फर्स्ट सर्च में नहीं रहती, ओके, बट ब्रेथ फर्स्ट सर्च में रह सकती हैं। वाई, क्यों, क्योंकि देखो डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इन दिस वे डेप्थ वाइज। ठीक है, तो मैं पहले इसको एक्सप्लोर करूंगी। ठीक है, देन क्या करूंगी, यहाँ से इफ आई एक्सप्लोर टिल दिस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट तक हो गया, फिर मैं क्या करूंगी, बैक ट्रैक करूंगी, राइट, बैक ट्रैक करके देन आई गो फॉर दिस। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एंसेस्टर एंड डिसेंडेंट रिलेशनशिप बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, डेप्थ फर्स्ट सर्च में तो नहीं होंगी बट ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हो सकता है। क्यों, क्योंकि हम ऐसे ट्रेवल्स करेंगे, राइट। तो दिस इज द वे कि हमें मिल सकती है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ इट्स दैट, ये तो क्वेश्चन नंबर, sorry, statement number 2 is for every edge uv of G, if u is at depth I and v is at depth j in TB, then I minus j is equal to 1। what did it say said that कि for every edge, right, for every edge बोला है, see here every मतलब हर एक edge। if u is at depth I, let us suppose कि u इस depth पे है और v is at depth j, ठीक है, ये j पे है। ठीक है, तो I and j में there is not any relationship given, then is that clear कि I और j है, ठीक है, कि उनमें का जो डिफरेंस है that should be 1। इसकी डेप्थ कितनी है और इसकी डेप्थ सेम ही है ना, इट शुड बी 0, तो 1 तो नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट ना, false, this statement is false, this is true and this is false। so first one is correct and the second statement is false। option number 3 is right in this case। okay, okay, number 81, in a binary max heap containing n elements, the smallest element can be found in dash time। ठीक है, तो हमें पता करना है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो कितना टाइम लेगा फाइंड आउट करने के टाइम। ओके, सो इट शुड बी ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ log base 2n, ऑर्डर ऑफ 1 और ऑर्डर ऑफ log n, राइट। तो पहले तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्स हीप। ठीक है जी, तो मैक्स हीप में क्या होता है, देखो अगर ये ट्री है, राइट, दिस इज अ ट्री, मैक्स हीप में क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम एलिमेंट, मैक्सिमम एलिमेंट। तो मैक्सिमम एलिमेंट हमारा रूट नोड पे रहेगा, दिस इज द रूट नोड, राइट।
यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट, सेकंड मैक्सिमम, ओके एंड यस दिस, ठीक है। तो अगर हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट पूछा गया है तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहाँ मिलेगा मुझे, ऑब्वियसली लीफ नोड पे मिलेगा। फर्स्ट हम यहाँ पे चेक करेंगे, दिस इज द मैक्सिमम एलिमेंट, देन वी मूव हेयर एंड देन यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वन बाय वन सबका चेक करेगा, ओके। तो वी हैव टू सर्च ऑल द एलिमेंट्स टू रीच द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड हीप using the linear search, right? To traverse all the element using linear search, it will also take order of n. So what should be the answer? Order of n is the right answer for this question. Okay, let us move to the next question. Okay, तो question number 82 क्या बोल रहा है, consider the following regular expressions. Okay, we are given some regular expression that is a b c. तो हमें choose the correct answer from the options given below based on the relation between the language generated by the regular expressions above. Okay, तो हमें ये देखना है, ठीक है, कि लैंग्वेज में आपस में क्या रिलेशनशिप बनेगा, कैसे करेंगे, दिस इज क्वाइट इजी टू सॉल्व। सबसे पहले देखो ये उठाओ फर्स्ट वाली लैंग्वेज, ठीक है। तो लैंग्वेज ऑफ आर, तो क्या क्या जनरेट कर सकता है, इसको हम लिख सकते हैं। सबसे पहले ए जनरेट करेगा, right, okay, a, then it will generate aa, okay, aa, then it will generate ab, okay, ठीक है, then it will generate aab, ठीक है। इसी ऑर्डर में चलता रहेगा, मतलब a के बाद a प्लस b की कोई भी स्ट्रिंग को जनरेट कर सकता है ना, राइट। सो लेट अस गो एंड नाउ इवैल्यूएट इसको देखते हैं क्या लैंग्वेज जनरेट कर सकता है, ओके। सो फर्स्टली इट विल जनरेट ए, ये वाला ए तो आना ही है, यहाँ पे प्लस है तो इन दोनों में से कुछ भी आना चाहिए। लेट अस टेक ए, ठीक है, देन इट विल ए बी, ओके, देन इट विल टेक ए बी, ठीक है जी, ओके। तो अभी टी वाली को भी सॉल्व करके देखते हैं। लैंग्वेज जनरेटेड बाय टी इज दैट इज, देखो यहाँ पे नल हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ क्लीनिक क्लोजर, ठीक है। सबसे पहले ए बी आ जाएगा, देन वी हैव ए बी, ठीक है, देन यहाँ पे पंप होता रहेगा, है ना, जितनी बार मर्जी हम ए को जनरेट कर सकते हैं एंड विद दिस फैशन इट विल कंटिन्यू, ओके। तो अब देखो क्या रिलेशनशिप बनता है, ओके। सो यहाँ पे देखो ये वाली लैंग्वेज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, राइट, ए जनरेट नहीं कर सकती, बाकी सब कॉम्बिनेशंस बनाएगी, ठीक है। तो व्हाट वी सी, ये वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो टी वाला है, ठीक है, दिस इज द सबसेट ऑफ एस, लैंग्वेज जनरेटेड बाय एस, ठीक है। अब इन दोनों में क्या रिलेशनशिप निकल रहा है, यहाँ से देखो दिस वन इज एक्स्ट्रा, तो मतलब ये सुपर सेट हुआ आर वाला और ये इसका सबसेट है, सो दिस इज द सुपर सेट, दिस इज द सुपर सेट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर एक स्ट्रिंग को जनरेट कर रहे हैं हम, फाइन, ओके। तो एम आई एबल टू फाइंड एनी रिलेशन, ओके। तो यहाँ पे हमने सुपर सेट की फॉर्म में लिखा, अब इन्होंने क्या कैसे दिया हुआ है, सबसेट की फॉर्म में, राइट, रिवर्स। तो इसको रिवर्स कर दो, पहले एल लाना चाहिए, देन वी हैव एस, देन वी हैव टी, राइट। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है, ओके। मे बी दिस इज द केस कि वो नेक्स्ट टाइम आपको सुपर सेट की फॉर्म में पूछ ले, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, दिस वन, ओके। आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट, वह एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो ऐसे पूछ सकते हैं, ओके। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 83. Okay, question number 83. Okay. The problem is L1 intersection L2 is equal to 5. क्या इन दोनों में मैंने इंटरसेक्शन निकाला, वी आर गिवन 2 लैंग्वेजेस, ठीक है। वो दोनों लैंग्वेज कौन से टाइप की है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस, ओके, कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। वो बोल रहा है कि मेरे पास एक कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है, मैंने उसका इंटरसेक्शन किया एक दूसरी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज से, क्या मुझे 5 मिलेगा, एम आई एबल टू टेक अ 5, बताओ, इज अनडिसाइडेबल, यस इट इज अनडिसाइडेबल,
ठीक है, ये अनडिसाइडेबल है, हमें नहीं पता. इट इज़ वाई, इट इज़ इनफाइनाइट, वी नेवर नो. ठीक है. द प्रॉब्लम इज W belongs to L is decidable for context sensitive languages where W is a string. देखो, तो ये क्या बोल रहा है कि मैंने एक पर्टिकुलर, लेट अस सपोज कि हमारे पास ना कोई कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज थी, है सॉरी, लेट अस सपोज कि हमारे पास एक कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है. ठीक है, उस लैंग्वेज से हमने एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को जनरेट किया. ठीक है जी, या फिर वो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है, तो हम बता सकते हैं कंपेयर करके क्या ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज के थ्रू जनरेट की जा सकती है या फिर नहीं. तो क्या रहेगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ओके, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ना, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आई विल शेयर सम शॉर्ट पिक्चर. ओके, तो मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर करूंगी, यू हैव टू रिवाइज दैट. ठीक है, वहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं. Question number 84. Consider the statement below. A person whose radical is electable if he or she is conservative but otherwise is not electable. A few probable logical assertions of the above sentence are given below. These are some statements. Which of the following logical assertions are true? ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा ट्रू निकलेगा. ठीक है, तो वो बोल रहा है एक पर्सन है, R for radical, is electable, that is E, if or she he is if or if he or she is conservative, right. ठीक है, but otherwise is not electable, otherwise is not. तो इनमें से कौन सा ट्रू रहेगा. तो फर्स्ट ऑप्शन वो क्या बोल रहा है, अगर वो रेडिकल है एंड वो इलेक्टेबल है. ठीक है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, जस्ट बिकॉज यहाँ पे क्या है हमारे पास डबल इम्प्लाइज सी. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं दिस इज नॉट इक्विवेलेंट. क्यों, इट सेज दैट इफ it says that conservat all conservatives are radical and electable. ठीक है, so this statement is not good. It said that. second one क्या बोल रहा है, R implies E, double implies C. ठीक है, तो इसका मतलब क्या बना, इफ अ पर्सन इज रेडिकल, यहाँ पे देखो इफ देन है, इफ अ पर्सन इज रेडिकल. ठीक है, अगर एक पर्सन क्या है, रेडिकल है, देन ठीक है, देन अब यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, दे आर इलेक्टेबल, दे आर इलेक्टेबल इफ एंड ओनली इफ. ठीक है, इफ एंड ओनली इफ दे आर कंजर्वेटिव. दिस विल मेक द सेंस, ये सेंस बन रहा है. तो उसने यही बोला था कि अ पर्सन हु इज रेडिकल, यहाँ पे हु मतलब इफ वाली कंडीशन है ना, इज रेडिकल, अ पर्सन हु इज रेडिकल इज इलेक्टेबल if he or she is if a person who is radical is electable if he or she is conservative but otherwise is not electable. तो ये यही वाली सेंस बना रहा है, तो B is right, this is true. ओके जी, तो स्टेटमेंट सी को उठाओ. व्हाट डिड इट से, दैट R implies C implies E, ओके, और negation of E. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है हमें, देखो इफ वी जस्ट ओपन अप दिस ब्रैकेट. ठीक है, तो हमें पता है कि इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इसके साथ, नेगेशन ऑफ आर और, ठीक है, नेगेशन ऑफ आर और, इसको भी ओपन कर दो, नेगेशन ऑफ सी और ई और नेगेशन ऑफ ई, राइट. तो इफ वी टेक द ब्रैकेट्स, ये वाली क्या हो जाएंगी, दिस इज ट्रू, नेगेशन ऑफ दिस और ट्रू, तो यहाँ पे विच इज ट्रू इन ऑल द इंटरप्रिटेशन. ठीक है, तो ये क्या होगा, एक तरह से वैक्वस है ना, दिस इज वैक्वस. ठीक है, यहाँ पे ट्रू ही आ रहा है हर कंडीशन में, क्योंकि एनीथिंग मतलब यहाँ पे कोई मर्जी है, और के साथ ट्रू आ रहा है तो ट्रू ही आएगा. सो लेट अस चेक, गो एंड चेक फॉर डी. ठीक है, बोल रहा है लेट मी रेज दिस.
इरेजर, एक तरह से टोटोलॉजी हो गया है ना। तो लेट अस गो एंड चेक फॉर दिस। देख, कुछ प्रॉपर क्लियर नहीं हुआ इस ऑप्शन से। ओके, तो ये बोल रहा है नेगेशन ऑफ आर और नेगेशन ऑफ ई और सी एंड negation of R or negation of C or E. So this is also true. ठीक है, this is also true. So B for this. B and D is the right answer for this. Okay. Okay, 85. 85. Number 85. Consider a disk system having 60 cylinder. 60 cylinder है. Disk requests are received by the disk driver for cylinder 10, 22, 10, 22, 22, 46 and 38 in that order. Assuming the disk need assuming the disk head is currently at cylinder 20, what is the time taken to satisfy all the requests if it takes 2 milliseconds to move from one cylinder to adjacent one or to adjacent one and shortest seek time first SSTF algorithm is used. Okay, तो क्या रहेगा, हमें क्या करना है, these are the request, ठीक है, हमारे पास क्या यूज़ करना है, हमने शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट एल्गोरिदम को यूज़ करना है। ओके, सो शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट क्या करता है, लेट अस टेक इसको ना, हमने देखा कि उसके पास कितने 60 हैं, ठीक है। ओके, हेड कहाँ पड़ा है 20 पे, ठीक है, हेड 20 पे पड़ा है और हमारे जो रिक्वेस्ट है वो इस ऑर्डर में, इसको सॉर्ट करके लिख लो, दैट वुड बी बेटर। ठीक है, 0 to 60 हमारी रेंज हो गई, 0 to 60। ओके, दिस इज अ रेंज। तो हमारे पास क्या आ रहा है 2, यहाँ पे लिख लो 2, देन वी हैव 6, ओके, देन वी हैव 10, ओके, देन 20, then we have 22, 38, 40 एंड डन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यस ऑल आर देयर। ठीक है, अब देखो उसने बोला कि जो हमारा हेड है, ठीक है, वो कहाँ पे पड़ा है 20 पे, यहाँ पे तो वो ऑलरेडी है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, यहाँ पे वो पड़ा है, तो यहाँ से देखो अब 20 से अगर मैं 22 जाती हूँ तो मुझे कितना लगता है, और मैं 20 से 10 जाती हूँ तो मुझे कितना लगता है। तो हमें क्या देखना है, इन दोनों की तरफ। ठीक है, कि कौन सी रिक्वेस्ट मुझे फुलफिल करनी है, वो किस ऑर्डर में करेगा, जो शॉर्टेस्ट रहेगी, जो कम होगी। तो हम क्या करेंगे, 20 माइनस 22, ठीक है, वो मॉड में लेके आते हैं, मतलब यहाँ से मेरे को 2 पड़ेगा और यहाँ से मुझे 10 का पड़ेगा। सो विच वन इज शॉर्टेस्ट, 2, तो मूव दिस साइड। ठीक है, यहाँ पे मूव किया। अब नेक्स्ट क्या है, इधर 22 और 22 से मेरे पास 10 कितना पड़ेगा, ठीक है, और 38 कितना पड़ेगा। तो विच वन इज शॉर्टेस्ट, ऑब्वियसली 10 इज शॉर्टेस्ट ना, 12 का डिस्टेंस है। देन 10 टू विच वन इज शॉर्टेस्ट, 38 और 6, ऑब्वियसली 6, सो मूव दिस साइड। देन 2, राइट, देन 2 पे मूव किया, देन आई स्विच टू 38 क्योंकि अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, देन स्विच टू 40, राइट। अब देखो मेरे पास क्या आएगी कैलकुलेशन करने के बाद, 22 माइनस 20,
22 माइनस 20 दैट इज़ 2। हम यहीं पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। 2 और यहाँ से यहाँ पे कितना आया 12, दिस इज़ 4, दिस इज़ 2, दिस इज़ 36, दिस इज़ 4, ठीक है। जस्ट ऐड दीज वैल्यूज, ऐड करने के बाद कितना आएगा 40, 42, 46 प्लस 12, 46 प्लस 14, राइट, दैट इज 60, है ना। 60 आया हमारे पास। उसने साथ में दे रखा है कि इसको एक जो व्हाट इज द टाइम टेकन सेटिस्फाई ऑल द रिक्वेस्ट इफ इट टेक 2 मिलीसेकेंड्स टू मूव। एक से दूसरे सेंटर में मूव करने में मुझे कितने लग रहे हैं 2 सेकेंड्स, राइट। बट यहाँ पे मैंने 60 बार मूव किया, 60 आया मेरे पास 46 टाइम। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। व्हाट शुड बी द टाइम 0 120 milliseconds is the answer. Option number 3. Okay, option number 3 is right in this case. And list 2 are given. Here is the protocols and यहाँ पे हम देखना है कि कौन सी लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है, ठीक है जी। तो सीरियल लाइन IP, that is SLIP. So ये क्या है, this is an SLIP is an encapsulation of the Internet Protocol designed to work over serial ports and router connections. SLIP has largely been replaced by the PPP protocol. बड़ा famous होता है PPP, that is point to point, है ना। PPP, point to point, which is better engineered, has more featured and does not require its IP address configuration to be set before it is published, ठीक है। ये इसका बेसिक है इंट्रोडक्शन। देन वी हैव BGP, दैट इज बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ये क्या है, एक स्टैंडर्डाइज गेटवे प्रोटोकॉल है डिजाइन टू एक्सचेंज द राउटिंग एंड रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन अमंग द ऑटोनोमस सिस्टम्स ऑन द इंटरनेट, फाइन। इट इज द पाथ वेक्टर राउटिंग। देन UDP, यूजर डेटाग्राम, ये तो हम सबको पता है कि कहाँ पे वर्क करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो यहाँ पे है कैच, वी ऑल नो UDP वर्क्स एट ट्रांसपोर्ट लेयर। तो C को मैच किया 2 के साथ, देखो C कहाँ पे 2 आ रहा है, दिस सारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, स्मार्टली वर्क किया। ओके, इफ यू कडेंट नो ना कि किसका क्या हो सकता है, देन जस्ट ट्राई टू डू 1 के साथ मैच किया, बाकी सब हो गया। ओके, D क्या है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये कहाँ पे काम करेगा, हमारा एप्लीकेशन लेयर पे। व्हाट इज दैट प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट क्या करता है, ये भी एक इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है फॉर कलेक्टिंग एंड organizing information about managed devices on IP networks and for modifying that information to change device behavior. Okay, so D का हुआ 1, C का हुआ 2, बॉर्डर गेटवे क्या है, नेटवर्क का, ऑब्वियसली नेटवर्क लेयर पे काम करता है। एंड SLIP इज वर्किंग एट द डेटा लिंक लेयर, ठीक है, डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। जो क्यों, क्योंकि ये किसकी रिप्लेसमेंट है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ये सबको पता है, ये फेमस है डेटा लिंक लेयर पे। इवन जो फ्यू, अगर आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो PPP इज मैच्ड विद दिस, ठीक है। अगर आपको इतना पता है कि इसकी रिप्लेसमेंट है, देन यू विल बी इजिली गेस कि ये किसके साथ जाएगा। ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 87. Question number 87. Consider a code with only 4 valid code words. So यहाँ पे हमें कुछ valid code words and this code has distance 5. इनका distance कितना है, 5 है. If the code word is arrived is this, then the original code word must be. ठीक है, तो original code word हमारा क्या रहेगा, तो ये हमारा हेमिंग कोड से क्वेश्चन आया है, ठीक है जी। तो हमें पता है कि if we are going to correct for t-bit error, ठीक है, for correction, तो what should be the formula, it is 2t plus 1, ठीक है, 2t plus 1। ओके, अब ये बोल रहा है कि कोड का डिस्टेंस कितना हमारा 5 है, क्योंकि इसने बोला वैलिड कोड वर्ड्स, राइट।
तो दिस इज इक्वल टू 5. सो 2t इज इक्वल टू 4 एंड t की वैल्यू कितनी हुई? t is 2, right? What does it mean? It means the hamming distance between the code word this and the given option should be of 2 words. ठीक है, इसका और जो हमें आंसर गिवन है उसमें 2 बिट्स का क्या रहेगा? डिफरेंस हो सकता है. ठीक है, तो देखो जिसमें 2 बिट्स चेंज हो, अगर देखो यहाँ पे 111 है, यहाँ पे कितना है 5 टाइम्स 1, तो यहाँ पे 2 बिट का ही चेंज आ रहा है ना. यस, इफ यू आर गोइंग टू मैच विद दिस, ये तो प्रॉपर ही मैच नहीं कर रहा, बैटर नहीं फॉलो नहीं कर रहा, एंड दिस इज नॉट द सेम. तो ऑप्शन नंबर 1 है ना जो वही करेक्ट रहेगा इस केस में. ठीक है, देयर इज ओनली 2 बिट चेंज, दैट इज दिस. यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे 1 1 है, बाकी सब ओके है. ठीक है जी, यू हैव टू रीड दिस. ठीक है, कि आपको याद होना चाहिए 2t+1. ओके, एरर करेक्शन के लिए. एंड देयर इज वन फॉर्मूला फॉर एरर डिटेक्शन ऑल्सो, राइट? दैट इज t+1. इनमें से क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन शुड बी देयर. ठीक है, question number 88. If two variables v1, question number 88. Given below are two statements. If two variables v1 and v2 are used for clustering, then consider the following statement for k means clustering with k is equal to 3. Okay, तो AI से है. ठीक है, 3 mean clustering, artificial intelligence से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है. Statement number 1 is if v1 and v2 have correlation of 1, the cluster centroid will be in straight line. ठीक है, उसने बोला कोरिलेशन कितना है? 1 का है. ओके, तो इनका जो क्लस्टर सेंट्रॉइड बनेगा क्या वो एक स्ट्रेट लाइन है? दैट इज ट्रू. ओके, दैट इज ट्रू. ओके, इफ v1 एंड v2 हैव कोरिलेशन ऑफ 0, द क्लस्टर सेंट्रॉइड विल बी इन स्ट्रेट लाइन. देखो, लेट अस सपोज कि तुम्हें नहीं आता ये क्वेश्चन को सॉल्व करना. जस्ट एज्यूम फॉर 2 मिनट, ओके, 2 सेकेंड्स, सॉरी. यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है ना? इफ़ यू आर रीडिंग द लाइन्स देन यू विल नो दे आर डूइंग कॉन्ट्राडिक्शन. ठीक है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि दोनों ही ट्रू हों, दोनों भी फॉल्स हों. तो यहाँ पे आपके पास क्या बचे? 2 ऑप्शंस. 2 ऑप्शंस मतलब 50-50 के चांसेस हैं. ठीक है, इधर इधर फर्स्ट वन इज़ ट्रू और इधर सेकेंड वन इज़ ट्रू. ठीक है ना? तो अभी क्या करना है? वी हैव टू चूज़ फ्रॉम दिस. ठीक है, इधर आपको पता होना चाहिए कि वो सेंट्रॉइड बनता है. ठीक है, then statement 1 is correct and statement 2 is not correct. Sometimes you have to play with this kind of options. ठीक है, हम आगे करते हैं इसको डिटेल में कि कैसे प्ले करना है. ओके, तो के मीन क्लस्टरिंग इज एन अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम. क्या होता है? एक अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम है यूज इन मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस टू टैकल क्लस्टरिंग प्रॉब्लम्स. Unsupervised learning algorithm K-means clustering divides the unlabeled dataset into separate clusters. K defines a number of predefined clusters that must be generated during the process. For example, if K is equal to 2, then 2 clusters will be created. If K is equal to 3, then 3 clusters will be created. Okay. Question number 89. यूजिंग RSA एल्गोरिदम, बड़ा फेमस नेटवर्क का क्वेश्चन है. पब्लिक के क्रिप्टो सिस्टम, अगर P की वैल्यू हमारे पास है 3, Q की है 11 एंड D की वैल्यू है 7. फाइंड द वैल्यू ऑफ E एंड एनक्रिप्ट द नंबर 19 एंड एनक्रिप्ट द नंबर 19. ओके, तो हमें क्या करना है? एक E की वैल्यू को फाइंड आउट करना है एंड वी हैव टू एनक्रिप्ट विद 19 की एनक्रिप्टेड वैल्यू हमें यहाँ पे लिखनी है. ठीक है, वो हमारा आंसर रहेगा. तो हम कैसे निकालेंगे? देखो जी, n क्या है? What is n? N is equal to
P इंटू क्यू, ये होता है N इज इक्वल टू P इंटू क्यू. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P है 3. ओके, हमें Q की वैल्यू भी गिवन है 11, तो हमारे पास N की वैल्यू कितनी आ गई 33. ओके, ड्रॉप बॉक्स यार. व्हेन आई डू सम मैथ्स ना, तो मैं ऐसी वैल्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए बॉक्स में डाल देती हूँ. ठीक है, दैट इज फॉर माई कन्वीनियंस. ओके, देन वी हैव अ दिस. ठीक है, हम ये फंक्शन में निकालते हैं ना वैल्यूज. दैट इज p माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय q माइनस 1. ठीक है, q माइनस 1. तो हमारे पास क्या रहेगा, p की वैल्यू कितनी है 3. 3 माइनस 1 इज 2. 11 माइनस 1 इज 10. दैट इज इक्वल टू 20. अब फॉर्मूला में फिल करेंगे वैल्यूज. ओके, क्या फॉर्मूला होता है हमारा, देखो बेसिक फॉर्मूला इज ओके E multiply D, that is equal to 1 mod theta phi n. सॉरी, ठीक है. E की वैल्यू कितनी आई, E की वैल्यू है हमारे पास जो हमने फाइंड आउट करनी है, ये शुड बी रिमेन द सेम. D की वैल्यू कितनी है 7. पुट कर दो यहाँ पे 7. दैट इज इक्वल टू 1 mod 20. ठीक है जी, 1 mod 20. तो यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू निकालनी है कि जब मैं उसके साथ करूँ, ठीक है, डिवाइड बाय 20 करूँ तो मुझे 1 मिले. तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कैसी वैल्यू पे जाएगा, जैसे कि देखो E मल्टीप्लाई बाय 7 mod 20 दैट इज इक्वल टू 1. ठीक है, क्या वैल्यू रहेगी इसके साथ करने पे, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ E. तो आप यहाँ से गेस लगा सकते हैं E की वैल्यू. इन्होंने 3 दे रखी है, इन्होंने 20 दे रखी है, इन्होंने 33 दे रखी है, इन्होंने 77 दे रखी है. सो लेट अस सपोज कि E की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं. तो 7 3 दा 21 mod 20, क्या ये 1 की आएगा, लेट अस डू दिस. 21 को हमने 20 से डिवाइड किया, 21 दा 20. ठीक है, हमारे पास कितना रिमाइंडर है 1. ठीक है, तो मोड कितना आ गया 1. सो दिस इज राइट. ठीक है, ये ऑप्शन क्या है, सही है. देखो यहाँ पे इफ़ यू वांट टू सॉल्व ईदर, मतलब फर्दर अगर आपको सॉल्व करना है यू कैन डू, बट पेपर में टाइम नहीं है, यहाँ सभी यूनिक ऑप्शंस हैं, देन मार्क दिस वन एज राइट ऑप्शन, क्योंकि यहीं से हमें आ गया. ठीक है ना, चलो हम सॉल्व करते हैं. ओके, सो कैसे निकालेंगे हम, इंक्रिप्शन तो हमने किया, उसने बोला 19 जिसकी वैल्यू इंक्रिप्ट करनी है. ठीक है, ई की वैल्यू, ठीक है, मतलब ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3. mod n. ओके, सो दिस शुड बी नियर बाय 28. तो ये वैल्यू रहेगी. ठीक है, इसको करने के ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एनक्रिप्टेड वैल्यू दैट इज इक्वल टू मैसेज, मतलब जो आपकी यहाँ पे वैल्यू है रेज टू द पावर E mod n. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. ओके, क्वेश्चन नंबर 90, मॉडिफाइंग द सॉफ्टवेयर बाय रीस्ट्रक्चरिंग इज कॉल्ड. जब हमने मॉडिफाई करना है रीस्ट्रक्चर करके,
So what should we call? Okay, question number 90. Modify the software by restructuring is called. A is adaptive maintenance, B is corrective maintenance, C is perfective maintenance and fourth is preventive maintenance. तो क्या आंसर रहेगा हमारा? It is perfective maintenance. ठीक है ना? Restructure किया perfective. ओके, अडेप्टिव क्या है, परफेक्टिव क्या है, करेक्टिव क्या है. ठीक है, आई गिव यू एग्जाम्पल्स हेयर. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक स्क्रीन पे मिल जाएगा प्रॉपर, यू कैन रीड इट बाय योर एंड. ओके जी, सो आंसर इज 3. Question number 91 to 95 concern a disk with a sector size of 512 bytes, track size 2000 tracks per surface, 50 sectors per track, 5 double-sided platters and every seek time of 10 milliseconds. ठीक है, what it let us suppose कि हमारी डिस्क है. ठीक है, दिस इज द डिस्क एंड देयर इज अ होल, राइट. तो यहाँ पे ऐसा रहता है. ठीक है, सो ये क्या है हमारा ट्रैक, दिस इज ट्रैक्स. ठीक है, दिस इज द ट्रैक्स. अगर इफ वी डिवाइड दिस ट्रैक्स इन बाय दिस, तो ये क्या है हमारा, दिस इज द सेक्टर. ओके, उसने बोला सेक्टर का साइज कितना हमारे पास 512. ठीक है, और जो ये ट्रैक्स पर सरफेस, तो ये सिंगल सरफेस है, राइट. तो इसके जो ट्रैक्स हैं, ठीक है, 2000 ट्रैक्स पर सरफेस, एक सरफेस पे कितने ट्रैक्स हैं, एंड 50 सेक्टर्स पर ट्रैक, 50 सेक्टर्स पर ट्रैक. ओके, तो ये एक बेसिक है, और हमें जब हम मूव करेंगे तो हमें 10 मिली सेकेंड्स लगेंगे, मतलब एवरी सिक टाइम इज 10 मिली सेकेंड. ठीक है, जब हम रीड राइट हेड को मूव करेंगे. तो ये क्या बोलना चाहता है, given below are two statements given है. The disk has a total number of 2000 cylinders. 2000 cylinders क्या है, बेसिकली ट्रैक्स है ना. ऐसे इफ आई मेक दिस कि मेरे दिस इज द मेन हेड. ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा डिस्क प्लेटर है. ठीक है, इसके नीचे ये रहेंगे. said that the disk has a total number of 2000 cylinders. That is true. 2000 tracks मतलब 2000 cylinders, right. ओके, नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, ब्लॉक स्टेटमेंट नंबर 2 इज 51200 बाइट इज नॉट अ वैलिड ब्लॉक साइज फॉर द डिस्क. नॉट अ वैलिड ब्लॉक साइज, क्या ये इसके लिए वैलिड ब्लॉक साइज नहीं है. ठीक है जी, तो ये क्या बताना चाह रहा है, कह रहा है कि जो ब्लॉक साइज है, वी ऑलवेज रिमेंबर ब्लॉक साइज इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ सेक्टर साइज. ओके, आई राइट इट हियर, ब्लॉक साइज is always multiple of sector size. ठीक है जी, मल्टीपल में रहता है. तो व्हाट शुड बी द, तो यहाँ पे हमारे पास कितना है सेक्टर साइज, तो 512 है. ठीक है, इसके मल्टीपल्स में क्या क्या हो सकता है, 512 इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, देन 1024, देन इट शुड बी 2084, देन इट शुड बी लाइक दिस. ठीक है, ऐसा चलता जाएगा बाइट्स. ठीक है जी, तो इसने बोला बट दिस जो हमें क्या गिवन है, 51200 बाइट्स. ठीक है, इतने बाइट्स. दिस बाइट्स इज नॉट वैलिड ब्लॉक साइज, बिकॉज इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज इफ वी कैलकुलेट द साइज ऑफ द सेक्टर, है ना. देखो ये हमारा क्या है, बेसिक इसका कोई मल्टीपल होना चाहिए. तो 512 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दैट इज 50. अगर हम इसको 50 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देन व्हाट वी गेट 2560 बाइट्स. ठीक है, इतने बाइट्स. एंड ब्लॉक साइज कैन नॉट एक्सीड द साइड ऑफ द सेक्टर.
और जो ब्लॉक साइज है वो सेक्टर का साइज तो एक्सीड कर ही नहीं सकता, है ना। इट शुड नॉट बी एक्सीड द सेक्टर साइज, राइट। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ओके। Question number 92. If the disk pattern rotates at this speed 5400 revolutions per minute, then approximately what is the maximum rotational delay? Okay, rotational delay क्या रहेगा हमारे पास, ठीक है जी। देखो तो उसने क्या बोला, 5400 रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में इतना जा रहा है। So 5400 rotation per minute. Fine. Okay. So we can say in 60 seconds it is having 5400 rotations. Right? So इतने revolutions हैं. If I have to go for one revolution, ठीक है, one revolutions के लिए हम क्या करेंगे, 60 divide by 5400, ठीक है, 1 रेवोल्यूशन। तो इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट, ठीक है, 0.11। So option number 2 is correct in this case, right? Quite easy, simple maths. Okay. Question number 93 said that if T is the capacity of track in byte and S is the capacity of surface in bytes, then T into S। देखो ट्रैक की कैपेसिटी क्या रहेगी और सरफेस की कैपेसिटी क्या रहेगी। से दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या रहता है, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, देखो ये इसको कैपेसिटी ऑफ ट्रैक, ट्रैक की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, दैट इज नंबर ऑफ सेक्टर पर ट्रैक मल्टीप्लाई बाय द सेक्टर साइज। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं, हमारे पास नंबर ऑफ सेक्टर्स इज 50 सी, नंबर ऑफ सेक्टर पर ट्रैक, दिस मल्टीप्लाई बाय द सेक्टर साइज इज हाउ मच, 512 बाइट्स। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, देन व्हाट वी गेट 256, ठीक है, 0 बाइट्स। ठीक है, इतनी बाइट्स हैं, इसको के की फॉर्म में लिखा तो कितना आया, 25K। ओके, डन। नेक्स्ट क्या है, कैपेसिटी ऑफ द सरफेस, वी हैव टू फाइंड एस कैपेसिटी ऑफ सरफेस की कैसे निकालोगे, कैपेसिटी ऑफ सरफेस इज इक्वलेंट टू capacity of track into number of tracks। कितने हैं, कैपेसिटी ऑफ ट्रैक इज 25K, अभी निकाला, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्रैक्स, कितने नंबर ऑफ ट्रैक्स है, 2000, कितना हो जाएगा, 25 to 50K। ठीक है, which one is the answer, 25 and 50? Option number 3। Question number 94. If one track of data can be transferred per revolution, then what is the data transfer rate? ठीक है, तो डेटा ट्रांसफर रेट हमारी क्या रहेगी, डेटा ट्रांसफर रेट
देखो डेटा ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, तो डेटा ट्रांसफ़र रेट क्या रहेगा कि एक टाइम में कितना डेटा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो आप साइज़ ऑफ ट्रैक देखोगे कि एक साइज़ ऑफ ट्रैक, ठीक है, कि एक ट्रैक में आप कितना डेटा सेव कर सकते हैं, ठीक है जी। कितना रहेगा, हमारे पास कितने सेक्टर्स हैं, ठीक है, कितने सेक्टर्स हैं और सेक्टर का साइज कितना है। ओके, सो दिस इज 512, दैट इज बाइट्स, ठीक है। वन, दिस इज 50, 525600 बाइट्स, ठीक है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 25600 बाइट्स। तो अगर हमें केबी में लेके जाना है तो नियर अबाउट 25 केबी है ना, 25 केबी। ओके, तो एक ट्रैक में आप इतना डेटा पास कर सकते हैं, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन में सॉल्व किया था कि इसकी जो रोटेशन लेटेंसी थी दैट इज 0.11, ठीक है, इतना कुछ आ रहा था। वी सॉल्व दिस, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, सिंपली वी हैव टू डिवाइड 25 केबी इंटू 0.11, तो हमारे पास क्या आएगा 22। Question number 94. If one track of data can be transferred per revolution, then what will, if one track of data can be transferred per revolution, then what is the data transfer rate? तो हमें data transfer rate निकालना है, okay. तो in the earlier question we have solved कि one revolution में हमारे पास one revolution को करने के लिए हमें कितना टाइम लगा था, 0.11 सेकेंड, ठीक है जी, इतने सेकेंड लगे थे। और हमारा साइज ऑफ ट्रैक क्या निकला था, दिस इज ऑल्सो डन, साइज ऑफ ट्रैक दैट इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ सेक्टर्स, इतने बाइट्स, दैट इज इक्वल टू 25 केबी की अप्रोक्सीमेशन आया था। वी डिड, ये हम करके आए हैं, ठीक है जी। ओके, तो उसने बोला इफ वन ट्रैक ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड इन वन रेवोल्यूशन, ठीक है, दिस मीन्स 25 केबी ऑफ डेटा इन ट्रांसफर्ड इन 0.11 सेकेंड। तो डेटा ट्रांसफर का रेट क्या निकलेगा, डेटा ट्रांसफर रेट इज इक्वल टू 25 केबी divided by 0.11, that is equal to 72.72 केबी, ठीक है, इतने केबी, तो अप्रोक्सीमेशन ये आ रहा है, ठीक है, दिस विल बी द आंसर देन। क्योंकि एक्यूरेट नहीं है तो वी आर गोइंग विद द नियरेस्ट, तो नियरेस्ट ये है। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाइन्टी फाइव। ओके जी, कैपेसिटी निकालनी है। अब कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, कैपेसिटी ऑफ द डिस्क। कैपेसिटी क्या है, कितने नंबर्स ऑफ हमारे पास ट्रैक हैं, कितने नंबर ऑफ ट्रैक्स हैं,
कितने नंबर कैपेसिटी ऑफ डिस्क, नंबर ऑफ, देखो कैपेसिटी क्या निकलेगी, कैपेसिटी इज, देखो इसने बोला व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द डिस्क, राइट। देखो जी, इसने मुझे व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द डिस्क इन बाइट्स, ठीक है। तो उसने बोला देर आर 5 डबल्ड, 5 है ना हमारे पास डबल साइड प्लेटर्स, तो टोटल हमारे पास कितने सरफेस हुए, 10 सरफेस हो गए, 10 सरफेस, ओके, 10 सरफेस, ठीक है। तो टोटल डिस्क कैपेसिटी इज टोटल नंबर ऑफ सरफेस, number of surface multiply by number of tracks, number of track per surface, number of track, then number of sectors, number of sector per track, then size of each sector. तो कितने सरफेस हमारे पास टोटल 10 सरफेस हैं, ट्रैक्स कितने हैं 2000, ठीक है जी। नंबर ऑफ सेक्टर्स, सेक्टर्स कितने हैं हमारे पास 50, एंड साइज ऑफ ईच, size of each sector that is 512 bytes, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद we get 500, 000 k bytes, ठीक है 500. So option number 2 is correct in this case. Okay, now come to the trick part. लेट इज सपोज कि आपको 5 जो क्वेश्चंस है ना वो सेम से आए एंड यू नेवर नो कि कैसे करना है, क्योंकि DIB इस पैटर्न में आता है, वी हैव टू गिवन 5 क्वेश्चंस है ना विद द सेम। तो इफ़ यू डोंट वांट हाउ टू सॉल्व दैट, जस्ट डू वन थिंग, आपको क्या करना है, आपको इसको भी A मार्क करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी एक आंसर को A मार्क करना है, 3 को भी A कर दो, 4 को भी A कर दो, 5 को भी A कर दो, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी है, देखो या तो आप तुक्का लगाओगे, इसका ए कर दे, इसका बी सी डी, नहीं आपको सबको सेम मैच करके लाना है। आप ए की जगह बी भी कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं, डी भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इट्स अप टू यू, जो भी आपको सही लगे उसको मार्क करो, बट सेम को ही करो। क्यों? क्योंकि देखो इसमें से एटलीस्ट 2 या 3 तो सही रहेंगे, है ना। तो चांसेस है कि आपके 2 या 3, मतलब इसको स्मार्ट वर्क बोल सकते हैं कि ऐसा करना है। आई कुड गेट दिस आइडिया फ्रॉम सम एजुकेटर, राइट, ठीक है। तो दिस विल वर्क, ये वर्क करेगा, आपके केस में भी करेगा, क्योंकि देखो अगर आप सब पे सेम लगा रहे हो तो ऑब्वियसली यू विल गेट 2 और 4 मार्क्स फ्रॉम हेड, फ्री के ही आएंगे जस्ट बिकॉज यू हैडंट सॉल्व एनीथिंग, राइट। सो आई होप दिस विल हेल्प यू। तो क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल स्ट्रक्चर रिलेटेड टू अ यूनिवर्सिटी फॉर क्वेश्चन नंबर 96 टू क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 96 टू क्वेश्चन नंबर 100 है, जो हमें कुछ टेबल्स गिवन है जिसके बेसिस पे हमें आंसर करना है। तो पहले क्या बोल रहा है, हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें नेम, ठीक है जी, एम्प्लॉय ID है, डिपार्टमेंट नंबर है, ठीक है, HODE ID, ओके, एंड सैलरी। देन प्राइमरी की क्या है हमारी, एम्प्लॉय ID, ठीक है। फॉरेन की, तो ये फॉरेन की है जो दिस वन रेफरेंसेस द एम्प्लॉय ID, तो दिस इज द फॉरेन की, राइट, ठीक है। और फॉरेन की हमारे एक डिपार्टमेंट नंबर भी रहेगा जो रेफरेंस कर रहा है हमारे डिपार्टमेंट की DID को, ठीक है। देन देयर इज अ प्राइमरी की DID एंड यूनिक, तो यूनिक कंस्ट्रेंट लगाया है कि जो डिपार्टमेंट का नेम है यूनिक होना चाहिए। देन वी हैव अ प्रोजेक्ट वर्क, राइट, प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है, जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय ID है, प्रोजेक्ट नंबर एंड प्रोजेक्ट लोकेशन, ठीक है, जो
इसमें भी हमारे पास कुछ रेफरेंस गिवन है कि कुछ प्राइमरी कीज रहेंगी एंड कुछ रेफरेंस कीज, प्राइमरी कीज एंड देयर आर सम फॉरेन कीज, राइट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी या क्वेरीज रिटर्न द एम्प्लॉय आईडी and name of the employees whose salary is greater than the salary of all employees in the department number 20 of university, order result by employee id। ठीक है, तो ऑर्डर बाय क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है जी, तो कौन सी है, देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है आपको, जो नेम ऑफ द एम्प्लॉयज, सबसे पहले हमें नेम ऑफ द एम्प्लॉयज चाहिए जिसकी सैलरी है ना वो है ग्रेटर देन ऑल द एम्प्लॉयज, सभी एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट नंबर 20। क्लियर है इतना? ओके, तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। ई आईडी आनी चाहिए, ई नेम आना चाहिए। ओके, आईडी और नेम तीनों में आ रहा है। ओके गुड, ठीक है, जिसकी सैलरी क्या हो, ग्रेटर हो देन ऑल एम्प्लॉयज इन द डिपार्टमेंट नंबर 20 ऑफ द ऑल। देखो यहाँ पे ऑल, ठीक है, ऑल आना चाहिए, ऑल द एम्प्लॉयज वेयर द डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 20 एंड वी हैव टू ऑर्डर। ऑर्डर कैसे करना है आपने, एम्प्लॉय आईडी से, सो ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, डी में तो ऑर्डर ही नहीं है तो ये तो गलत है, ऑर्डर बाय किया ही नहीं हुआ। इसमें ऑर्डर बाय किया हुआ है, बस इसका जो सिंटेक्स है वो करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेंशन है ऑल एम्प्लॉयज। ठीक है, तो वो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी। ओके, क्यों, because we want to detail of those employees whose salary is greater than the salary of all employees in the department number 20 of university, hence all keyword is required, which will check the condition with the all employees. Fine, so C is only correct here, so option number C is correct here. Fine, okay, क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोल रहा है, रेफर, वही टेबल को हमने रेफर करना है। Structures are given. University decided to give all employees in the science department 20% rise in salary. जो साइंस डिपार्टमेंट के बंदे हैं उनको 20% राइज कर दो, उनकी सैलरी में हाइक हुआ है 20% का। Which of the following query or queries will compute the above result? ठीक है, तो कैसे करना है आपने, सैलरी हाइक का देखना है। ओके, सो इसने क्या बोला, फर्स्ट अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी इनटू 1.20 वेयर डिपार्टमेंट नंबर इन, डिपार्टमेंट नंबर कहाँ पे होना चाहिए। ओके, सो इट्स एट द डिपार्टमेंट नंबर इन, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू साइंस। ओके, सो ये क्या करने वाला है, अपडेट कर दो एम्प्लॉय की सैलरी को। ओके, अपडेट सेट सैलरी, दिस विल ओके, दिस इज डूइंग द सेम। तो बोला अपडेट टेबल एम्प्लॉय, ओके, अपडेट टेबल एम्प्लॉय सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी इंटू 1.20। देखो फॉर्मूला सेम है ना कि हमने सैलरी हाइक करना है तो इससे मल्टीप्लाई कर दे। ओके, वेयर डी नेम इज इक्वल टू साइंस। नो, दिस इज नॉट द करेक्ट वन। क्यों, देखो यहाँ पे तो हम कह रहे हैं डी नेम है ना, और एम्प्लॉय में तो है ही नहीं, यहाँ पे कुछ क्रॉस प्रोडक्ट लेनी थी या तो हमने यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया। ठीक है ना, वी हैडंट मेंशन हियर एनीथिंग, सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यहाँ पे एरर है। सी क्या बोल रहा है, ऑल्टर कर दो टेबल एम्प्लॉय को। ठीक है, बट ऑल्टर कमांड तो यूज ही नहीं करते, वी हैव टू यूज द अपडेट कमांड, तो ये भी नहीं होना चाहिए। सो we have to go with only A only, that is option number 2. Fine. Okay, 98 question कह रहा है, in the reference to the above, वही वाला टेबल गिवन है, which of the following queries will drop the salary column from employee table? Okay, सैलरी टेबल को ड्रॉप करना है हमने, सो कौन सा टेबल करेगा। ठीक है जी, if you want to drop this, what it said, alter table, ऑल्टर, देखो यहाँ पे कि हमने क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉप, मतलब कि जो सैलरी वाला है उसको ड्रॉप कर दो,
इस कॉलम को एम्प्लॉय टेबल से। ठीक है जी, तो सिंपल क्या किया, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप सैलरी कास्केड, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप सैलरी रिस्ट्रिक्ट, एक तो कास्केड किया एक रिस्ट्रिक्ट किया, ऑल्टर एम्प्लॉय ड्रॉप सैलरी, तो विच वन इज द करेक्ट। तो इसने देखो क्या बोला, देखो ड्रॉप और रिस्ट्रिक्ट एंड कास्केड कब करते हैं, व्हेन अ कंस्ट्रेंट और अ कॉलम इज ड्रॉप्ड वी हैव टू स्पेसिफाई ईदर, मतलब एक को करना है या तो हम कास्केड को यूज कर सकते हैं या फिर हम रिस्ट्रिक्ट को यूज कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट का करता है डज नॉट ड्रॉप द कंस्ट्रेंट और कॉलम if one or more object exists and it depends on it, for example a view with reference to the column in the base table। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, कब नहीं ड्रॉप करेगा, जब व्यू होगा, कोई चेकिंग कंडीशन लगी होगी या फिर कोई सेकेंडरी इंडेक्स डिफाइन होगा। ठीक है, कास्केड क्या करता है, डिलीट कर देता है सभी ऑब्जेक्ट्स को जो डिपेंड कर रहे होते हैं कॉलम के साथ जिसको ड्रॉप करना है। ओके, सो दिस इज ओके एंड दिस इज ओके। ठीक है, थर्ड वाला इज सिंटेक्स एरर। ठीक है, यहाँ पे सिंटेक्स एरर है। ओके, ऑल्टर टेबल लिखना था यहाँ पे, जो इन्होंने नहीं लिखा है, फाइन। ठीक है, मिस्टेक है ना यहाँ पे, देखो ऑल्टर एम्प्लॉय फ्रॉम ड्रॉप सैलरी, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय आना चाहिए था। तो विच वन इज करेक्ट, ए एंड बी आर करेक्ट। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके जी, 99 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स टू फाइंड द सम ऑफ सैलरीज of all employees of the English department as well as the maximum, minimum and average salary in English department। देखो sum of all the employees of the English department की उनकी maximum, minimum and average salary भी निकालनी है। ठीक है, तो statement क्या बोल रही है, okay so it said that select sum, okay sum, fine। ठीक है, सम ऑफ सैलरी, ओके सैलरी का सम फाइंड करना है हमें, मैक्सिमम फाइंड करना है। ठीक है जी, मिनिमम फाइंड करना है, एवरेज फ्रॉम द एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे किसके बेस पे, कि हाँ जी एक हमने कॉमन फैक्टर लिया है कि जहाँ पे डिपार्टमेंट एवरेज इक्वल टू DID होगा। ठीक है, ओके, देन वी हैव एंड डी नेम इज इक्वल टू इंग्लिश, दैट इज ट्रू। ठीक है, बिल्कुल सही गिवन है। नीचे वाला क्या बोल रहा है, सिलेक्ट सम, सेम, सैलरी, मैक्सिमम सैलरी एंड मिनिमम सैलरी, एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट व डी। देखो यहाँ पे ना उसने पर्टिकुलर ज्वाइनिंग कंडीशन ही नहीं दी। ठीक है, ताकि फिर क्या हो गया, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इफ देयर इज सम ज्वाइन कंडीशन ना, वो क्यों चाहिए, ताकि हम उसको यूनिकली डिफाइन कर सके और फेच कर सके रिकॉर्ड्स को। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल कंबाइनिंग 2 और मोर रिलेशंस से जब हम रिजल्ट ले रहे हैं। ओके, सो दिस काइंड ऑफ कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यहाँ पे ये स्टेप स्किप है तो ये स्टेटमेंट काम नहीं करेगी प्रॉपरली। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज नॉट गोइंग टू वर्क। ओके, तो दिस इज फॉल्स। सो यहाँ पे क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन टेबल स्ट्रक्चर रिट्रीव द डिस्टिंक्ट employee ID, that is emp ID of all employees of university who are working on project number 20, 30 and 40। ठीक है जी, हमें एम्प्लॉय आईडीज निकालनी है जो यहाँ पे वर्क करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम प्रोजेक्ट वर्क वेयर प्रोजेक्ट नंबर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, वी हैव टू रिट्रीव द डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है जी, तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट वर्ड आना चाहिए था। देखो यहाँ पे क्या है, प्राइमरी की कॉम्पोजिट है, क्यों, देखो यहाँ पे प्राइमरी की कहाँ से बनी है, एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट नंबर से। ठीक है, कॉम्पोजिट हुई मतलब कि विच इज मेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कॉलम्स। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड की नीड पड़ेगी हमें, क्यों, देखो एग्जाम्पल लो, आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ नेम एंड यहाँ पे नेम है एंड यहाँ पे कुछ क्लास है। ठीक है जी, लेट अस सपोज कि यहाँ पे नाम है राम और वो 6th क्लास में पढ़ता है। ठीक है, और यहाँ पे नेम है राम और वो 7th क्लास में पढ़ता है। ठीक है, अब मुझे प्राइमरी की तो दोनों एट्रीब्यूट चाहिए होंगे। ठीक है, मुझे नेम भी चाहिए प्लस क्लास भी चाहिए। सिंगल एट्रीब्यूट इज नॉट सफिशिएंट हेयर। ठीक है, क्योंकि लेटर ऑन यहाँ पे भी जाके कुछ स्पेसिफिकेशंस आ सकती है ना, तब एक पर्टिकुलर इंस्टांस पे। तो दिस इज द कॉम्पोजिट जो यूनिकली इन दोनों को यूनिकली दोनों एट्रीब्यूट्स की नीड है हमें एंटायर टेबल की जो भी आगे एट्रीब्यूट्स आएंगे उसको लेने के लिए। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट वर्ड इज इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंगल प्राइमरी की होती तो मुझे नीड नहीं पड़ती,
ठीक है। इफ आई एम टेकिंग इट एज रोल नंबर 1 2 3 है ना, तो प्राइमरी की सिंगल होती, देन आई डोंट नीड टू स्पेसिफाई डिस्टिंक्ट है, क्योंकि ये एंट्रीज हैं जो वो डिस्टिंक्ट है, बट यहाँ पे कॉम्पोजिट है तो हमें देखना पड़ेगा। ओके, सो डिस्टिंक्ट आना चाहिए। ठीक है, वे प्रोजेक्ट नंबर इन आएगा। ठीक है, इन प्रोजेक्ट नंबर पे, ये वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है। ओके, तो इन और इक्वल में क्या डिफरेंस रहेगा? फॉर द मल्टीपल वैल्यूज, जब हम मल्टीपल वैल्यूज चाहिए तो इन को यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ इक्वल्स टू, राइट। ठीक है। एंड फॉर डिस्टिंक्ट, मतलब अगर मुझे डिफरेंट चाहिए तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज किया जाता है। ओके जी। सिंगल एंट्री, यहाँ पे सिंगल एंट्री मिली तो इक्वल टू लिख देंगे, क्या उसकी सैलरी इक्वल टू दिस है। ओके, फॉर मल्टीपल चाहिए तो इस पर्टिकुलर रेंज में। ठीक है, इन। Okay, I hope it is clear to you. If you like the videos, then please share it with your friends, and don't forget to subscribe my channel. Okay, your single like will motivate me to do work, to do more, and I'll prepare more content for you. Okay, thank you for watching. Thanks a lot.